नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज की इस खास पेशकश आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ जया अभय शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है, तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया भावे चितावर, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट निसंतान रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर प्रिया, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आज हम बात करने जा रहे हैं PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर प्रिया भावे। और इसके साथ ही अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके डायरेक्ट डॉक्टर प्रिया से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रिया, सबसे पहला सवाल तो PCOS से है कि क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, PCOS का जो फुल फॉर्म है वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का अर्थ है कि ये एक कोई बीमारी नहीं है, ये 2-3 तरह के सिम्टम्स हैं जो जब एक साथ किसी महिला में या लड़की में पाए जाते हैं तो उसे एक सिंड्रोम यानी कि सिम्टम कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के जो डायग्नोसिस है वो मुख्यतः 3 चीज़ों पर निर्भर करती है। यदि किसी महिला की माहवारी अनियमित है, यानी कि या तो अपने आप माहवारी आ ही नहीं रही है या फिर देर से आ रही है, या फिर उसके चेहरे पर, शरीर पर अत्यधिक बाल आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन यानी मेल हार्मोन का स्तर ज़्यादा है, और जो तीसरा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है वो है यदि सोनोग्राफी में ओवरी पॉलीसिस्टिक लग रही है, यानी उसमें छोटी छोटी पानी की गठानें हैं और ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। जब इन 3 लक्षणों में से कोई 2 भी लक्षण किसी महिला में है तब हम उसे कहते हैं कि ये इनको PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की बीमारी है। लेकिन मैम, जो सिम्टम्स आपने बताए हैं ये तो एक तरह से कॉमन सिम्टम इन्हें कहा जाएगा, क्योंकि लड़कियों में इस तरह की परेशानियां होती है लेकिन शायद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये आगे चलकर कितना गंभीर रूप ले सकते हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए क्या है कि ये जो तीनों सिम्टम्स हैं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि किसी महिला के पीरियड्स अनियमित हो तो उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी लड़की के या महिला के चेहरे पर बाल ज़्यादा आ रहे हों, हिरसूटिज्म की समस्या हो, तो वो हमेशा PCOS के कारण ही होता है। जी, इनफैक्ट कई महिलाएं नॉर्मल होती हैं परंतु सोनोग्राफी में उनकी ओवरी पॉलीसिस्टिक दिखती है। यानी ये जो तीनों सिम्टम्स हैं ये न तो नेसेसरी हैं न ही सफिशिएंट हैं अकेले डायग्नोसिस के लिए। जब ये एक साथ पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा सिम्टम जब किसी को होगा तब ही हम इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे समय होते हैं महिला के जीवन में, जैसे जब पीरियड्स शुरू होते हैं उसके बाद जो एडोलेसेंस का पीरियड है, जो टीनेजर लड़कियां होती हैं, उनके अंदर नेचुरली भी माहवारी अनियमित होती है। नेचुरली भी इस एज में पिंपल्स आना, चेहरे पे थोड़ी सी हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना, ये नॉर्मली देखा जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी कई बार यंग एज में नॉर्मली पाई जाती हैं। तो हमेशा सेल्फ डायग्नोसिस से बचिए। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम है तो आप अपने आप को डायग्नोस मत करिए। ये एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है और ये केवल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर नहीं है, सिर्फ पीरियड से संबंधित नहीं है ये। तो इसीलिए इसका डायग्नोसिस जो है वो प्रॉपर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के द्वारा ही होना चाहिए और इलाज भी उनके सुपरविजन में ही चलना चाहिए। यानी कि ये समझा जाए डॉक्टर प्रिया, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर इस तरह का सिम्टम हो तो वो पॉलीसिस्टिक ही हो। अगर आप सोनोग्राफी करवाते हैं, अगर आप में सिम्टम पाए जाते हैं, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही इस बात की पुष्टि हो पाएगी कि आपको ये दिक्कत है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है मैम, लेकिन अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि इसके होने के कारण क्या होते हैं, क्यों आखिर ये परेशानी लड़कियों को होती है और इसके साथ ही किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होती है? जी, देखिए PCOS जो है ये एक तरह से महिला का जो पूरा रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन होता है, यानी पीरियड्स शुरू होने से लेके मीनोपॉज तक, ये पूरे लाइफ स्पैन को अफेक्ट करता है। और इसका एक स्पेक्ट्रम है, यानी कि यंग लड़कियों में इससे जो मुख्य परेशानी आती है वो कॉस्मेटिक है। छोटी उम्र की लड़कियों में वज़न ज़्यादा होना, मुहासे होना, हेयर फॉल होना, चेहरे पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन्हें परेशान करती हैं और डॉक्टर उन्हें देखते हैं। यदि हम 20s और 30s की बात करें तो इनफर्टिलिटी इसका मुख्य सिम्टम होता है, क्योंकि इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता। इस कारण से महिलाओं को कंसीव होने में दिक्कत होती है और तब वो इस सिम्टम के साथ डॉक्टर के पास जाती हैं। जानकर आपको आश्चर्य होगा कि इवन 40s और 50s में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के कुछ गंभीर लक्षण सामने आते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कुछ तरह के कैंसर भी PCOS की महिलाओं में ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो इस कारण से ये पूरे लाइफ स्पैन को अफेक्ट करने वाली बीमारी है। जहाँ तक इसके कारण की मैं बात करूँ, इसका कारण अभी भी जो है वो साइंस को पूरी तरह से ज्ञात नहीं है।
इसका कहीं ना कहीं एक जेनेटिक लिंक है, यानी ऐसे बहुत से जीन्स आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के लिए किसी लड़की को प्रीडिस्पोज करते हैं, यानी उसकी टेंडेंसी होती है ये बीमारी होने की। परंतु इसमें एनवायरनमेंटल और डाइटरी फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम इस तरह का डाइट लेते हैं जिससे शुगर हमारा अचानक बढ़ता है, जिसे हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है, ऐसी स्थिति में इंसुलिन का लेवल शरीर में बढ़ता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ते बढ़ते इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति हो जाती है, यानी शरीर में इंसुलिन की मात्रा तो ज़्यादा है पर टिश्यूज़ उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। आमतौर पे हम ये सोचते हैं कि जो इंसुलिन है ये डायबिटीज़ का हार्मोन है, ये 40s-50s में काम करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हाइपर इंसुलिनीमिया यानी इंसुलिन का ज़्यादा सिक्रीशन एक बहुत बड़ा कारण है, और इंसुलिन के ज़्यादा सिक्रीशन होने से ही जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं। तो जिन लड़कियों को डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, मैदे की बनी हुई चीज़ें, शुगर यानी शक्कर का बहुत ज़्यादा प्रयोग, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ये सारे जो खाने के पदार्थ होते हैं ये ब्लड शुगर को सडनली बढ़ाते हैं, इंसुलिन को भी बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं ये PCOS होने के पीछे कारणीभूत भी हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तो ये महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर प्रिया ने दी है। जो भी लड़कियां, जो भी युवतियां, महिलाएं इस वक्त ये कार्यक्रम देख रही हैं, अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। और देखिए जो सिम्टम्स पॉलीसिस्टिक और इनके मैडम ने बताए हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें समझिए, आप उन्हें जानिए, और अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में पाया जाता है पीरियड्स के टाइम पर तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। डॉक्टर प्रिया हमें बता रही हैं। डॉक्टर प्रिया, लेकिन मैं जिस तरह से समझ पा रही हूँ जो सिम्टम आपने बताए हैं, जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कॉमन है, तो शायद इससे लेकर लड़कियों में अवेयरनेस बहुत कम है, या होती है तो ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए आमतौर पे यही देखती हूँ मैं कि इसमें दोनों चीज़ें कॉमन है। आजकल इंटरनेट पर PCOS के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, तो खुद ही अपना सिम्टम गूगल करके सेल्फ डायग्नोसिस की भी एक टेंडेंसी बनती जा रही है। तो कई वो लड़कियां जिनको PCOS एक्चुअली है ही नहीं, वो भी मान लेती हैं कि ये सिम्टम मुझे है और गूगल पे मैंने देखा है तो मुझे PCOS है। कुछ फैट डाइट्स का भी बहुत चलन है कि इसमें डेयरी बंद कर देना चाहिए, इसमें वीगन डाइट ही लेना चाहिए, इसमें कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैं जो खाने ही नहीं चाहिए। ये सब जो है ये बिल्कुल भ्रामक है। सेल्फ डायग्नोसिस से बचिए। किसी भी तरह का फैट डाइट या कोई भी अपने मन से ओवर द काउंटर टैबलेट मत लीजिए। डॉक्टर ही इसका डायग्नोसिस करने के लिए सही रहेंगे। वो भी जो रिप्रोडक्टिव मेडिसिन से संबंधित हैं वो डॉक्टर सबसे बेस्ट रहेंगे इसके डायग्नोसिस के लिए। दूसरा एक एक्सट्रीम ये है कि कई महिलाएं जागरूकता के अभाव में, लड़कियों का वज़न बढ़ता जा रहा है, कॉस्मेटिक इश्यूज आ रहे हैं, पीरियड्स बंद ही हो गए हैं, परंतु फिर भी इसको सोचते हैं कि ये नॉर्मल है और डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते। समय पे एड्रेस करना इसको इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसा मैंने आपको बताया, इंसुलिन का लेवल बढ़ने से पीरियड्स की तकलीफ़ें, हेयर ग्रोथ ज़्यादा होना, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ना, ये तो सब होगा ही, परंतु 40s और 50s में डायबिटीज़ के चांसेस PCOS की महिलाओं में लगभग 20 गुना अधिक रहते हैं। यानी कि 40s या 50s में जब वो प्राइम पर हैं अपने जीवन के, तब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये सारी बीमारियां जो हैं ये PCOS की लड़कियों में होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। परंतु अच्छी बात यह है कि इसका हम समय रहते, यदि आप 20s में ही आपका डायग्नोसिस हो गया है तो आप जो डाइट में चेंजेस हैं, जो एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, जो कुछ मेडिसिन डॉक्टर लिखते हैं, वो सब यदि आप लेते हैं, नियमित लेते हैं, तो आप आगे जाके जीवन काल में इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। एक्सरसाइज या योग आप डेली करते हैं, या अपनी डाइट, जैसा कि डॉक्टर प्रिया बता भी रही हैं कि बाहर का खाना आपको ज़्यादातर अवॉइड करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं मैम, जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बाहर का खाना लड़कियों को बहुत पसंद होता है और इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आगे जाकर आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये कितनी डेंजरस हो सकती है ये भी डॉक्टर प्रिया से हम जानेंगे। डॉक्टर प्रिया, शादी के बाद ये जो PCOS की प्रॉब्लम है ये कितनी इफ़ेक्ट करती है आपकी मैरिड लाइफ पर, और किस तरह से आगे ख़तरनाक हो सकती है? जी, देखिए इसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है इसको हमें अब केवल एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की तरह नहीं देखना चाहिए। डेफिनेटली PCOS की 60% जो महिलाएं हैं उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है, परंतु 40% महिलाओं को ओव्यूलेशन बराबर होता है और वो अपने आप कंसीव कर सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है तो आपको ट्रीटमेंट ही लगेगा कंसीव होने के लिए, या आपको इनफर्टिलिटी होगी ही, या आपको IVF का ही सहारा लेना पड़ेगा। इनफैक्ट
40% महिलाओं को अपने आप ही कंसीव हो सकता है। 60% महिलाएं जिन्हें इनफर्टिलिटी है, उन केसेस में भी साधारण दवाइयों से केवल 5 या 6 दिन की टैबलेट्स लेने से 3 से 6 महीने के अंदर 80% महिलाएं जो है वो गर्भ धारण कर लेती हैं। 20% जो महिलाएं हैं जिनमें बीमारी या तो रेजिस्टेंट है या तो नॉन रिस्पॉन्सिव है, यानी कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, ऐसे केसेस में हमें कुछ इंजेक्शंस यानी हार्मोनल इंजेक्शंस या कभी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी का भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कंसीव होने के बाद भी पीसीओएस के कारण प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होना, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए पीसीओएस यदि आपको है तो केवल कंसीव होने तक ही इसका मैनेजमेंट मत सोचिए। प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको कुछ डाइट से संबंधित, एक्सरसाइज से संबंधित प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की संभावना इसमें बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इन सिम्टम पर ध्यान नहीं दिया तो ये कितना खतरनाक आपके लिए हो सकता है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ पर इफेक्ट करेगा, कंसीव करने की जो प्रॉब्लम है वो भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए, और आप कॉल कर सकते हैं डॉक्टर प्रिया से, डायरेक्ट जवाब आपको मिलेगा। आपके कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करके डॉक्टर प्रिया से आप सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर प्रिया, आगे बढ़ेंगे, और जैसा कि आपने इस प्रॉब्लम के बारे में बताया भी है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़कियां जब उनमें सिम्टम दिखाई देते हैं तो उनके मन में एक डर आता है कि अब पता नहीं क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट है या नहीं है, अगर होगा भी तो खर्चीला कितना होगा, या क्या कोई सर्जरी होगी। तो एक जो डर होता है मन में लड़कियों के होता है, और शायद ये कारण भी है कि लड़कियां डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप इसका ट्रीटमेंट भी हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का इसका इलाज होता है। इलाज जो है इसमें 2 मुख्य पहलू होते हैं। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो शादीशुदा तो हैं पर किसी कारण से अभी गर्भ धारण नहीं करना चाहती। उनका कंसर्न रहता है कि माहवारी अनियमित है, वज़न ज़्यादा है, कॉस्मेटिक इश्यूज़ हैं, तो उनको एड्रेस किया जाए। तो इसमें ऐसे स्थिति में जो है केवल पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए कुछ हार्मोनल मेडिकेशंस दिए जाते हैं। यदि महिला कंसीव भी करना चाहती है तो हमें पता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि हर महीने जो एग फॉर्मेशन और ओव्यूलेशन का प्रोसेस है वो इन महिलाओं में अपने आप अधिकतर नहीं होता है। ओव्यूलेशन के बाद शरीर में एक हार्मोन बनता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होता तो शरीर में प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और प्रोजेस्टेरॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है पीरियड्स बराबर आने के लिए। तो जब किसी महिला को संतानहीनता है, माहवारी अनियमित है और वो गर्भ धारण करना चाहती है, तो हम उसे कुछ टैबलेट्स देते हैं जिससे शरीर के अंदर अपने आप एग फॉर्मेशन होने लगे। ये जो प्रोसेस है इसे ओव्यूलेशन इंडक्शन यानी एग फॉर्मेशन की प्रोसेस को शुरू करना कहा जाता है। ओव्यूलेशन इंडक्शन की ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें पीरियड के दूसरे दिन से 5 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं। सोनोग्राफी 2 या 3 बार की जाती है जिसे फॉलिकल स्टडी कहते हैं। 80% महिलाएं जो हैं उनको ओव्यूलेशन इंडक्शन से ही फॉलिकल फॉर्मेशन होने लगता है, और जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई करती हैं तो लगभग 40 से 50% जो है वो साधारण गोलियों से ही कंसीव हो जाती हैं। कुछ केसेस में ये जो टैबलेट्स होती हैं इससे रिस्पांस नहीं आता, यानी कि गोलियां देने के बाद भी, डोज बढ़ाने के बाद भी ओवरी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ऐसी स्थिति में हमें इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, और ये इंजेक्शंस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, फॉलिकल्स यानी कि जो अंडाणु होते हैं वो, स्टिमुलेटिंग यानी कि उन्हें ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करना। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये क्यूटेनियस इंजेक्शंस के द्वारा दिए जाते हैं। निर्धारित समय पे सोनोग्राफी की जाती है, और इसके बाद जब एग फॉर्मेशन हो जाता है तो या तो आईयूआई की ट्रीटमेंट या फिर टाइम्ड इंटरकोर्स यानी पति पत्नी को साथ रहने के लिए कहा जाता है। अच्छी बात यह है कि यदि समय पे महिला आ गई है, बहुत ज़्यादा समय आपने नहीं गंवाया है, तो अधिकतर पेशेंट्स जो हैं वो केवल इतने ही ट्रीटमेंट से कंसीव कर सकते हैं। 20% केसेस में जब ये ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं तब ज़रूर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ की प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। बिल्कुल, तो देखिए ये आपके फ्यूचर पर भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है, इसलिए ज़रूरी है कि समय रहते इन लक्षण को पहचानिए और डॉक्टर से डायरेक्ट आपको कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर प्रिया, पीसीओएस तो आपने हमें समझा दिया, लेकिन पीसीओडी क्या होता है ये भी मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, और पीसीओएस पीसीओडी के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये भी जानकारी दीजिए। देखिए, इंटरनेट पर आम बोलचाल की भाषा में हर समय पीसीओडी कहा जाता है और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इसे कहा जाता है। एक्चुअली देखिए तो जो साइंटिफिक टर्म है वो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है।
साइंटिफिक लिटरेचर में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कुछ भी नहीं है। सो प्रैक्टिकली हम इसे बोलचाल की भाषा में ज़रूर पीसीओडी कहते हैं, परंतु साइंटिफिक लिटरेचर में एक ही टर्म है और वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और यही साइंटिफिक और एक्सेप्टेड टर्म है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। एक्चुअली पीसीओडी एक कोलोकियल टर्म है जो बोलचाल की भाषा में यूज़ की जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम उसका साइंटिफिक नाम है। बिल्कुल, तो देखिए डिफरेंस भी डॉक्टर प्रिया ने हमें बता दिया है। मैम आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल मेरा आपसे है कि पीसीओएस का दूसरी लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों से भी कोई कनेक्शन होता है क्या, कोई संबंध होता है? बिल्कुल, देखिए लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो हैं या जिसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं, ये हमारी इस सेंचुरी का एपिडेमिक है। इनफैक्ट जो इमर्जिंग डिजीज़ेस हैं उसमें सबसे ऊपर यदि हम देखें तो डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है और ब्लड प्रेशर है। और पीसीओएस जो है ये इन तीनों बीमारियों के पीछे बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं में यदि हम डायबिटीज़ की बात करें, महिलाओं में ब्लड प्रेशर की बात करें, महिलाओं में हार्ट डिजीज़ की बात करें, तो ये न केवल जिनको पीसीओएस है उनको 10 साल पहले हो जाता है। यानी यदि किसी को डायबिटीज़ 50-60 साल की उम्र में होने वाला है, यदि उसको पीसीओएस है, उसने डाइटरी प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज के प्रिकॉशंस नहीं लिए हैं, उचित इलाज नहीं लिया है, तो उसे 30s या 40s में भी डायबिटीज़ हो सकता है। यानी ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि डायबिटीज़ बेसिकली इसलिए होता है कि शरीर में जो इंसुलिन है वो अपना काम नहीं कर पाता, टिश्यू जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। और कहीं ना कहीं पीसीओएस का भी जो मेन रीज़न है वो इंसुलिन लेवल ज़्यादा होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो पीसीओएस एक तरह से एक प्री डायबिटिक स्टेज है, और कई यंग लड़कियां जो लेट 20s में हैं उनमें भी हमने देखा है कि डायबिटीज़ देखा जाता है। तो पीसीओएस और लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ ये बिल्कुल हैंड इन हैंड जाते हैं। पीसीओएस वाली महिलाओं को इन डिजीज़ेज़ के लिए खास सावधानी लेनी चाहिए। अपने जीवन में जो चेंजेस हैं ये उन्हें 40s या 50s में जब बीमारी हो जाए उसके बाद नहीं शुरू करने हैं। यदि आपको पीसीओएस है तो आपको थ्रू आउट लाइफ जो एक्सरसाइज और डाइट के रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करना है। एक्सरसाइज के रिकमेंडेशंस भी मैं आपको बता देती हूँ। 180 मिनट्स का एरोबिक एक्सरसाइज एक वीक में हर महिला को करना है। ये एक्सरसाइज जो है ये एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, इसमें आपकी हृदय गति बढ़नी चाहिए, हार्ट रेट बढ़नी चाहिए। अब ये एक्सरसाइज साइकिलिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, रस्सी कूदना भी हो सकती है, स्टेशनरी साइकिल हो सकती है। साथ ही साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का अर्थ होता है कि हम जो हमारे मसल्स हैं उनको वर्क करते हैं। ये हम जिम में जाके जो मशीन्स होती हैं उनके थ्रू कर सकते हैं, फ्री वेट्स यानी डंबल्स के साथ, केटल बेल के साथ घर पे कर सकते हैं, या फिर हम बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी किसी कोच के अंडर कर सकते हैं। और जो रिकमेंडेशन है कि मिनिमम आपके 3 सेशंस होने चाहिए एक हफ्ते में। एक सेशन जो है ये 20 मिनट से लेके 40 मिनट का होना चाहिए। यानी कि जो एक आपका हफ्ता है उसके अंदर आपको 150 मिनट्स टू 180 मिनट्स एरोबिक एक्सरसाइज और 3 स्ट्रेंथ सेशंस जो है ये आप अगर करेंगे तो ये जो है ये टिश्यूज़ की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। और हम ये सोचते हैं कि एक्सरसाइज से हमें वेट लॉस होगा, हम दिखने में अच्छे दिखेंगे, हमारा शरीर टोन अप हो जाएगा, बट एक्चुअली आपके जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी है ये भी बहुत हद तक आप एक्सरसाइज से मैनेज कर सकते हैं। यदि आप 2 या 3 महीने कॉन्सिस्टेंटली इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो लगभग 60% महिलाओं के जो पीरियड्स हैं जो डिलेड हैं वो अपने आप समय पे आने लगते हैं, और बाकी जो उनके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स हैं वो सुधरने लगते हैं। तो एक्चुअली पीसीओएस का जो इलाज है वो हम ये कहते हैं कि 80% वो मरीज़ के हाथ में है, केवल 20% जो है वो डॉक्टर सपोर्ट कर सकता है कुछ मेडिसिन के थ्रू। बिल्कुल, और वो कैसे कर सकते हैं वो भी डॉक्टर प्रिया ने आपको बताया है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है, थोड़ी सी अपनी बॉडी को तकलीफ देनी है और उसके बाद आपकी जीवन की जो प्रॉब्लम है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी है कि आप डॉक्टर प्रिया ने जो बातें कही हैं उन्हें आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर प्रिया, क्योंकि जिस तरह से प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी और आपने भी कहा था कि पीसीओएस को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी मैं लोगों में देखती हूँ, आप किस तरह के केसेस से हैंडल करती हैं और फिर क्या कुछ समझाइश आप उन महिलाओं को देती हैं जो इसे लेकर अवेयर नहीं है? मेरे क्लिनिक में पीसीओएस एक बहुत ही आम समस्या है। मतलब यदि मैं दिन में कहूँ तो मैं कम से कम 5 से 10 पेशेंट्स डेली देखती हूँ पीसीओएस के। पिछले 10 सालों में यदि मैं देखूँ तो इसका इंसिडेंस अब लगभग डबल हो गया है जो पहले 10 साल पहले था उसके कंपैरिजन में। जो मेरा इसमें मानना है कि पेशेंट्स पीसीओएस को लेकर थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस तो है, परंतु वो
बहुत फोकस्ड होते हैं इसके किसी एक सिम्टम या किसी एक परेशानी को लेकर। यंग लड़कियां जो हैं वो केवल चेहरे पे मुहासे हैं, स्किन के डॉक्टर ने बताया है कि हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो आपको PCOS है, तो उसके कॉस्मेटिक एस्पेक्ट को लेके या फिर संतानहीनता को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये एक लाइफ साइकिल डिसऑर्डर है। केवल आपका जो प्रेसिंग कंसर्न है उसी के बारे में मत सोचिए, और कोई क्विक फिक्स आप जो है वो मत लेने की सोचिए, क्योंकि इसका कोई भी ऐसा क्योर नहीं है। हम इसे अपने डाइट से, एक्सरसाइज से, उचित डॉक्टरी सलाह से कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये आपके साथ ही रहेगा, ये आप पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। तो इसीलिए अपने जीवन में जो लास्टिंग चेंजेस हैं, जो आपके हैबिट्स के अंदर चेंजेस हैं, आजकल हम सबके फ़ोन पे बहुत सारे होम डिलीवरी के ऐप्स होते हैं। हफ्ते में 3, 4, 5, 6 बार बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया जाता है कन्वीनियंस के कारण। घर में बना हुआ खाना बहुत लड़कियां पसंद नहीं करती। मैदे की बनी हुई चीज़ें आजकल बहुत ही आम है। तो कहीं ना कहीं जो है डाइट में चेंजेस और एक्सरसाइज की कमी, ये ही रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए। और आपका जो भी प्रेसिंग सिम्टम है, केवल वहाँ तक नहीं सोच के इसके पूरे जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में सोचिए। अपने बीमारी के बारे में जानकारी रखिए, क्योंकि ये 1 साल 2 साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मीनोपॉज होने तक आपके साथ रहने वाली है। तो इससे संबंधित जितने भी इसके परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट में सपोर्ट कर सकता है, पर 80% ट्रीटमेंट जो है वो आपके खुद के हाथ में है। बिल्कुल, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है डॉक्टर प्रिया, लेकिन मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को बताइए, जैसा जितना मैंने पढ़ा है और आपने भी अभी जिक्र किया कि PCOS का कैंसर भी एक कहीं ना कहीं PCOS कारण होता है कैंसर में तब्दील होने का, तो किस तरह का कैंसर हो सकता है, ये मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, कैंसर शब्द सुनते ही जो है वो सब पेशेंट्स डर जाते हैं, और PCOS में ऐसा नहीं है कि PCOS कैंसर में तब्दील हो जाता है, परंतु एक तरह का कैंसर है जो PCOS वाली महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि PCOS में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन नहीं बनता, ओव्यूलेशन नहीं होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होता है। PCOS वाली महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बैलेंस में इम्बैलेंस होने के कारण ईस्ट्रोजन के लेवल्स ज़्यादा पाए जाते हैं। इस कारण से यूट्रस की जो अंदरूनी लेयर होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है, और कभी कभी अगर इसे समय पर नहीं डायग्नोज किया गया तो ये कैंसर में तब्दील हो सकती है। ये एंडोमेट्रियल कैंसर कहलाता है, और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिन महिलाओं को है उसमें ये 10 गुना अधिक कॉमन है। पर अच्छी बात यह है कि इसके सिम्टम्स होते हैं, ये क्यूरेबल कैंसर है और ये प्रिवेंटेबल कैंसर है। यदि आपको PCOS है, आपने समय पे दवाइयाँ ली हैं, नियमित आपने इंटरनल सोनोग्राफी कराई है, तो ये प्रिवेंट भी हो सकता है। तो इसीलिए पैनिक मत होइए, परंतु अपने रेगुलर चेकअप्स, एक्सरसाइज, डाइट और पीरियड्स का नियमित आना, इसके लिए डॉक्टर से नियमित सलाह आप ज़रूर लेते रहें। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यही है कि आपको पैनिक नहीं करना है, लापरवाही भी नहीं करनी है, बल्कि अवेयरनेस दिखानी है, ताकि PCOS को लेकर आप जागरूक हो सके, साथ ही अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उन्हें भी जागरूक कर सके। डॉक्टर प्रिया, बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। तो आज डॉक्टर प्रिया भावे से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी कि PCOS के बारे में हमने जाना है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।